हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग शिफ्ट जो होगा वो कौन सा होगा, तो 18/1/2019 का जो पहला शिफ्ट है उसके क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पिछले सालों में रेलवे ने कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, उसी क्वेश्चनों के हिसाब से हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि खेल में संगठन FILA यानी फिला किससे संबंधित है? पानी पोलो से, वजन उठाना, विंड सर्फिंग या फिर कुश्ती। तो देखिए जो फिला है, फिला इसका संबंध होता है किससे? तो इसका संबंध होता है कुश्ती से। किसके होता है? कुश्ती से। इसकी जो स्थापना अगर बात करें तो स्थापना जो होगा वो 1912 में हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान या चीन। देखिए ये जो जब सवाल जिस समय आया था 2019 की बात है, 2019 की बात है, तो उस समय तो इसका सही आंसर क्या था? चीन सही था। क्या है? चीन सही है। जिस समय ये आया था प्रश्नकाल के समय, यानी कि जब ये पूछा गया था उस समय क्या था? चीन था। लेकिन वर्तमान समय देखा जाए तो वो कौन है? भारत है। ठीक है, तो देखो ये प्रश्नकाल के दौरान तो क्या था? चीन सही था। लेकिन आप यहाँ पे हम लोग नोट में ये चीज़ बात लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि वर्तमान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है हमारा भारत। ठीक है ना, कौन करेगा? तो भारत। ठीक है, यानी वर्तमान समय में, यानी कि 2024 है तो वर्तमान समय में तो भारत सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है। आगे चलकर हो सकता है कि ये भी डाटा बदल जाए। ठीक है ना, तो उस समय आपको देख लेना है। तो ये ध्यान रखेंगे। इस कौन है? तो चीन है। अब थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे चर्चा ये भी करना चाहिए कि भाई भारत में अगर देखा जाए तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्पादन कहाँ होता है? तो यहीं पर अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक कपास, जिसे आप कॉटन कहते हो, ठीक है, भारत में सर्वाधिक कपास का जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य करेगा? तो वो राज्य हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये जाएगा गुजरात। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद में देखेंगे तो वो महाराष्ट्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है या उपजाऊ होती है। तो अब देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप जो है वो काली मिट्टी से ही निर्मित क्षेत्र है, क्योंकि बेसाल्टी चट्टानें वहाँ पाई जाती है ना, तो इसकी वजह से गुजरात सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कपास के उत्पादन में। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो कपास है, तो जो कपास होता है तो कपास, ठीक है, तो किससे प्राप्त होता है? जो कपास है ये प्राप्त किससे होगा? तो ये जो कपास जो प्राप्त होगा, ठीक है, जो कपास के रेशे होते हैं, तो कपास के जो रेशे होते हैं, तो कपास जो प्राप्त होगा किससे? तो ये होगा बीज से। किससे होगा? तो बीज से। तो किससे प्राप्त होता है? तो बीज से होता है। तो पूछ लेगा कि कपास पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? फल से होता है, पत्ती से होता है, फूल से होता है, बीज से होता है? तो बीज से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किससे होगा? बीज से होता है। और ध्यान रखेंगे कपास की खेती के लिए कैसी? तो काली मिट्टी, काली मृदा क्या है? उपयुक्त है। तो भारत में काली मृदा आपको कहाँ मिलेगा अधिक मात्रा में? तो वो मिल जाएगा कहाँ पे? तो दक्कन ट्रैप में, यानी कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए
अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो यानी कि पीला, येलो ध्वज को दर्शाता है किसके लिए? गियर डाउन के लिए, ट्रैक से बाहर गियर अप के लिए, या खतरा, खतरा मतलब धीमा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? खतरा। खतरा यानी कि जो स्पीड है उसको धीमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये येलो जो कलर है ये उसको दर्शाता है। जैसे बहुत सारे कलर देखेंगे, जैसे काला है कलर, जो या काला झंडा की बात करें तो काला झंडा जो है वो विरोध यानी कि विरोध जताने के लिए होता है, ठीक है। जो रेड क्रॉस होगा वो खतरे के लिए होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य या इंद्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 20 होगा, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। बाकी मानस आपको पता है ये कहाँ पे है, तो हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। इसके अलावा बांदीपुर देखो तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। इंद्रावती देखेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व की बात करें ना, तो इंद्रावती ध्यान रखिएगा कि ये नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, उसी के नाम पे तो रखा गया है। तो इंद्रावती ध्यान रखिएगा किसकी? गोदावरी की, ये क्या है? सहायक है। गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। बाकी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? पाखुपिला, खंतम, ओट्टम थेडल या चेरोकोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सही आंसर क्या है? ओट्टम थेडल। क्या है? ओट्टम थेडल। बाकी पाखुपिला जो है ये मिजोरम का क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है। और ये भी जो है ये भी आपका मिजोरम का ही है। कहाँ का है? मिजोरम का है, ठीक है। ठीक है, एक आपने सुना होगा लोक नृत्य जिसे हम लोग कहते हैं बांस नृत्य या फिर चिराव नृत्य, वो भी कहाँ का? मिजोरम का है, ठीक है। देखिए अगर सवाल इस तरीके से हो कि बांस या चिराव लोक नृत्य अगर पूछता है कि ये किस राज्य का है, तो ये भी कहाँ का हो जाता है? मिजोरम का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? तो मिजोरम का हो जाता है। बाकी आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं चेचू जनजाति, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे कि चेचू जनजाति कहाँ की है, तो हम बताएंगे कि ये आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में ही आपको शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। यही का क्या है? कुचिपुड़ी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। बाकी आपने कहा भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अलग होने वाला ये राज्य है, ठीक है, राज्य है। तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? राज्य की भाषा क्या है? तो वो कौन सी है? तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु भाषा है। कब अलग होगा ये? तो ये होगा 1953 में। कब अलग हो गया? 1953 में ये अलग हो गया, ठीक है। 1953 में अलग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। पूछ रहा है कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? 2.36, 1.54 या 1.15 या 0.09, ठीक है। सेंधा नमक, ठीक है। सेंधा नमक आपने देखा होगा। उसी का क्या पूछ रहा है? अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो ये कितना है?
तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका 1.54, ठीक है। तो देखिए अपर्तनांक जो होगा ये अलग अलग हो सकता है सबका। जैसे सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है, तो हमने पढ़ा कि सबसे अधिक अपर्तनांक जो होता है वो हीरे का होता है, ठीक है। सर्वाधिक अपर्तनांक किसका होता है, सर्वाधिक अपर्तनांक किसका होता है, तो हमें बताना है वो होता है हीरा का, ठीक है। किसका हो जाएगा, हीरा यानी कि डायमंड का। कितना होता है, तो 2.42, कितना होता है 2.42 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कांच का देखा होगा और जल का देखा होगा, ठीक है। जैसे कांच का देखोगे तो 1.33 शायद इतना ही है, ठीक है, और जल का 1.5 ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए अपर्तनांक किसका सबसे अधिक है, तो वो है इसी का। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, झारखंड में, कर्नाटक में, केरल में या गुजरात में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है, जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कर्नाटक में जगह पड़ता है हम्पी। तो हम्पी में ही क्या है आपका विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है। ध्यान रखिए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो यह ध्यान रखिएगा हम्पी में है ये, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो ये हम्पी में है और ये कहाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ पे है ये, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है कौन सा, विरूपाक्ष मंदिर है। कौन सा है, विरूपाक्ष मंदिर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कुछ मंदिर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात में कौन सा मंदिर है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपका मोढेरा का क्या है, आपका सूर्य मंदिर है। मोढेरा का क्या है, यहीं पर आपका सूर्य मंदिर है। इसके अलावा आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर यहीं पे है, ठीक है, सोमनाथ मंदिर आपको यहीं मिल जाएगा। इसके अलावा गुजरात में देखेंगे तो रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव यहीं पे है, यानी कि जो कितने 100 रुपये के नोट के पीछे छपा है, कितने 100 रुपये नोट के पीछे रानी की वाव छपा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्षेत्र में केरल में, तो केरल में देखिए यहाँ पे सबरीमाला मंदिर है। यहाँ पे क्या है, सबरीमाला, यहाँ पे क्या है, मंदिर है, ठीक है, सबरीमाला मंदिर है। तो इस मंदिर में महिलाओं का जाने का प्रतिबंध है, वो नहीं जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा झारखंड में तो देवघर है, ठीक है। झारखंड में कौन सा मंदिर है, तो देवघर का है, देवघर मंदिर या धाम, ये कहाँ पे है, तो ये है झारखंड में, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। तो कर्नाटक में और सारे मंदिर हैं, देखेंगे आप, जैसे एहोल मंदिर आपको यहीं मिलेगा। अगला है बारावती स्टेडियम में स्थित है, मतलब जो बारावती स्टेडियम है वो किस राज्य में स्थित है, क्या वो राजस्थान में है, क्या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में, या फिर उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आपका उड़ीसा है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेडियम है ये दोनों का स्टेडियम है, आप देखेंगे तो ये क्रिकेट और किसका, तो फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। ये दोनों का क्या है, स्टेडियम है, ठीक है। ये दोनों का स्टेडियम है, यानी ये क्रिकेट का भी है और ये फुटबॉल का भी स्टेडियम है। अच्छा, उड़ीसा में और भी स्टेडियम है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके सामने आता है, एक आता है कलिंगा स्टेडियम, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम, ठीक है। और दूसरा आपका होगा राउर, एक होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जो मंदिर है ना, सॉरी दोनों स्टेडियम जो हैं, ये दोनों स्टेडियम ध्यान रखिए किसके संबंध रखते हैं इसको, तो ये वैसे खास करके देखा जाए तो ये हॉकी के स्टेडियम है, किसके हैं, तो ये क्या है, हॉकी स्टेडियम है। किसका है ये,
हॉकी स्टेडियम है, ठीक है। कौन सा है? हॉकी स्टेडियम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा अभी ये जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है ये भारत का सबसे बड़ा क्या हॉकी स्टेडियम है ये, ठीक है। बाकी अगर उड़ीसा में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे आता है लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है तो ध्यान रखना वो भी कहाँ है, उड़ीसा में। बाकी कोणार्क का सूर्य मंदिर पता ही है कि यहीं पे है, जो नरसिंह देव वर्मन ने फर्स्ट में बनवाया था, यहीं पे है, ठीक है। तो ये स्टेडियम आप देखेंगे कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ये उड़ीसा में हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? 75, 45, 56 या 69, ठीक है। तो ये देखो आरपीएफ का एग्जाम कब हुआ था? 2019 में हुआ था, और ये गेम कब हुआ? 2018 में हुआ, ठीक है। तो संभावना बनेगा आपसे कि ठीक है, जो आगे जो ये होगा एग्ज़ाम उसमें भी सवाल ये बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है कौन सा? 69 नंबर, ठीक है। 69 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 18 में जो खेल हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में ये क्या हुआ था? आयोजित हुआ था, ठीक है। इंडोनेशिया में क्या हुआ था? आयोजित हुआ था, ये गेम आयोजित हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अभी ये 18, क्योंकि अभी 4 साल और बात कर रहे हैं, ये प्रत्येक 4 साल बाद होता है, ठीक है। तो यानी कि 18 और 4 22, यानी कि 2022 में ये गेम कहाँ हुआ था? 2022 में क्या था? तो ये होता हांग झाऊ, ठीक है। ये जगह पड़ता है हांग झाऊ, ठीक है। हांग झाऊ ये जगह पड़ता है कहाँ पर? ये चीन में है, ठीक है। ये चीन में है, और इसमें भारत ने कुल पदक जीतने की बात करेंगे तो भारत ने कुल कितना? तो 107 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 107 पदक जीते थे। कितने? 107 पदक जीते, ठीक है। और भारत की रैंक क्या थी? तो वो थी कौन सी? तो रैंक इसमें कौन सी थी? तो वो थी चौथी रैंक। कौन सी थी? तो चौथी रैंक थी, ठीक है। चौथी रैंक इसमें थी। कौन सी रैंक थी इसमें? तो बताना, इसमें चौथी रैंक थी, चौथे स्थान पे, ठीक है। अब 4 साल बाद फिर होगा ये, 4 साल बाद ये फिर तो होगा, यानी कि 2026 में भी तो होगा। तो 2026 में ये कहाँ होगा? तो ये होगा नगोया, ठीक है। नगोया क्या शहर है? कहाँ का? जापान का। कहाँ का है? जापान का, क्योंकि जापान में आपको शहर मिल जाएगा ऐसे नगोया, टोक्यो, ठीक है, ओसाका, ये सब वहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आगे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम, अंडमान एंड निकोबार। तो ये तो एक सिंपल सवाल है, सभी लोग कर लोगे। तो ये कौन सा नहीं है? तो असम नहीं है। असम तो क्या है? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का क्या है? एक राज्य है। अब देखेंगे, अच्छा इनकी बात करें तो देखिए लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो कुल 36 द्वीप हैं। कितने हैं? कुल 36 द्वीप हैं। और इसका लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 32 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 32 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये समझिएगा कि चाहे वो राज्यों की बात करें और चाहे वो लक्षद्वीप मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और दोनों की बात करें कि दोनों में सबसे छोटा कौन है? तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है, लेकिन वो राज्य है, लेकिन ये क्या? केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप क्या है? परवाल भित्ति का क्या है? उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे परवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा देखिएगा लक्षद्वीप से सवाल आपसे ये बनता है कि लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ये कहाँ लगता है? तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? तो ये लगता है केरल के हाई कोर्ट में लगता है ये, ठीक है। उसके अलावा लक्षद्वीप की जो कह सकते हैं राजकीय भाषा है वो क्या है? वो है मलयालम। मलयालम। तो मलयालम क्या है? यहाँ की राजकीय भाषा है, यानी कि सबसे अधिक बोली भी जाती है। और लक्षद्वीप का दक्षिणतम, लक्षद्वीप का कह सकते हैं दक्षिणतम द्वीप
कौन सा है? तो मिनी काय है जो मालदीव के काफ़ी ज़्यादा निकट है, सर्वाधिक निकट मान सकते हो, निकट है, ठीक है। क्या है? सर्वाधिक ये निकट है, ठीक है। तो लक्षद्वीप से आप ये सारी डाटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारा डाटा ध्यान रखना है। अब पुदुचेरी की बात करेंगे तो पुदुचेरी जो है इसमें आपके कितने, पुदुचेरी की अगर बात करते हैं तो पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं? तो 4 ज़िले हैं। पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। उन चारों की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए कौन कौन से। एक मिलेगा आपको यनम ज़िला मिलेगा, ठीक है। एक तो पुदुचेरी खुद का हो गया, ठीक है, पुदुचेरी खुद का हो गया। फिर है आपका कराईकल, कौन है? कराईकल। और थर्ड कौन सा है आपका? फोर्थ कौन सा है? तो माहे, ठीक है, कौन सा है? माहे। तो जो यनम है ये किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो ये आता है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है। पुदुचेरी की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु क्षेत्र में आता है, तमिलनाडु क्षेत्र में आता है। वैसे कराईकल भी तमिलनाडु में ही आता है, तमिलनाडु में आता है। कहाँ आएगा? तमिलनाडु में आएगा। और जो माहे है ये केरल में है, ठीक है, केरल में है। और माहे क्या है? माहे आपने पढ़ा होगा कि माहे जो है ये भारत का सबसे छोटा ज़िला है। ये क्या है आपका? भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, ठीक है, सबसे छोटा जिला है किसमें? क्षेत्रफल में। सबसे छोटा जिला है क्या? क्षेत्रफल में, आपको ध्यान रखना है। अंडमान एंड निकोबार की अगर बात करें तो इसमें टोटल की बात करें तो 572 द्वीप हैं। कितने? 572 द्वीप हैं। और अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो वो है कौन सा? तो है सैंडल पीक। कौन सा है? सैंडल पीक, या इसे हिंदी में कहते हैं पल्याण शिखर। क्या बोलेंगे? पल्याण शिखर। जो कि अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी और दूसरा जो सुषुप्त ज्वालामुखी, ये दोनों यहीं पे हैं। तो इसका तो नाम क्या है? बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। बाकी दूसरा जो सुषुप्त है उसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम। तो भी यहीं पे है, कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो देखिए जो आपका ये बृहस्पति है यानी कि जुपिटर, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसे ही कहते हैं विशालकाय, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ये बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं ग्रहों की तो उससे सवाल बनते हैं, इसलिए आपको भाई ज़रा ध्यान रखना है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। देखिएगा एक अगर हम ग्रहों का एक क्रम लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ से एक क्रम लगाते हैं, 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8। तो कितने ग्रह हैं आपके? 8 ग्रह हैं, है नहीं? 8 ही तो ग्रह हैं। तो देखिए इधर आपका क्या होगा? इधर आपका सूर्य हो गया। कौन सा हो गया? इधर आपका सन हो गया। कौन सा हो गया? सन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, इसे हम लोग कहते हैं क्या? ये है बुध, ठीक है, बुध हो गया। ये कौन सा आपका है? शुक्र, वीनस जिसे कहते हैं। ये मरकरी हो गया। आगे देखेंगे तो ये वाला आपका कौन सा हो गया? ये आपकी भाई पृथ्वी हो गई। कौन सी हो गई? पृथ्वी हो गई। इसे आप कहेंगे तो ये आपका मंगल हो गया, ठीक है, क्या होगा आपका? मंगल हो गया। इसको बात करेंगे तो ये आपका कौन सा हो गया? तो ये देखो बृहस्पति हो गया,
कौन सा हो गया, बृहस्पति हो गया। इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा हो गया आपका, शनि हो गया, ठीक है। और ये बात करेंगे तो ये अरुण हो गया, ठीक है, अरुण हो गया, जिससे आप लोग क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हो, क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। और ये आपका क्या हो गया, वरुण हो गया, जिसे आप नेपच्यून कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेपच्यून कहते हैं। तो ये आपके कितने, 8 आपके क्या हो जाते हैं, ग्रह हो जाते हैं। एक बार आपको ध्यान रखिएगा कि इनमें से 4 ग्रहों को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। देखिए ये जो 4 ग्रह होंगे ना आपके, ऐसे ये 4 ग्रह, इनको कहते हैं हम लोग क्या, इन्हें कहते हैं पार्थिव, ठीक है। ये इसे कहते हैं चट्टानी ग्रह, क्या बोलेंगे, चट्टानी ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, इनकी सतह होती है, ये ठोस होते हैं, ये चट्टानी होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम लोग बुध, इनको तो पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। जो इधर आपके ये 4 हो गए ना, ये 4, इन्हें हम लोग इसे कहते हैं गैसीय ग्रह कहते हैं, या इसे जोवियन ग्रह कहते हैं, क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन क्योंकि ये जुपिटर के समान होती हैं, जिसलिए जोवियन। ये पार्थिव क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के लगभग समान होती है, ठीक है। जोवियन ग्रह कहते हैं, यानी या बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। और ये बड़े ग्रह होते हैं, ये 4 क्या हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, ठीक है, देखा जाए तो। और इसी के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपकी पट्टी पाई जाती है, ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ध्यान, ये सवाल पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह की यहाँ पे बेल्ट पाई जाती है, ठीक है, बेल्ट पाई जाती है। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। और यही बेल्ट अलग कर देती है इन 4 की विशेषता को, इन 4 की विशेषता को अलग कर देती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, अगर ये तो हमने सूर्य के बढ़ते क्रम में लगाया है, सूर्य के बढ़ते क्रम में लगाया है ना, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में। तो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। अगर आकार की बात करें, अगर इनकी हम लोग क्या कर लेते हैं, आकार की भाई बात कर लेते हैं, तो देखिए आकार में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा बृहस्पति। सेकंड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। और पृथ्वी जो है हमारी क्या है, 5वीं सबसे बड़ा ग्रह है ना, ये क्या है, 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है, ठीक है। उसके अलावा बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि 8वां क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे पड़ोस का ग्रह कौन है, तो शुक्र है। कौन सा है, शुक्र हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे तो ये 7वें नंबर आपका ये हो जाएगा, किस नंबर का हो जाएगा, तो ये कहेंगे आपका, ये आपका आप देखेंगे तो ये आपका 6ठे नंबर का हो जाएगा, और ये 7वें नंबर का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो आते हैं, चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में या मुंबई में, ठीक है। क्या है आपका सिडबी, ठीक है। सिडबी क्या है, एक बैंक है ना, सिडबी क्या है, बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे इसका मुख्यालय तो आपके यूपी की राजधानी लखनऊ में, ठीक है। कहाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ में। तो सिडबी की जो स्थापना होती है, सिडबी की जो स्थापना आपकी होती है, ये होती कब, तो 2 अप्रैल 1990 को। कब, 2 अप्रैल 1990। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या थाइमिन, या फिर थाइमिन। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा आपका है, नियासिन। तो विटामिन बी जो है उसको हम लोग 3 वाला है, उसको हम नियासिन कहते हैं। थाइमिन तो कौन है, विटामिन B1 हो जाएगा, ठीक है। थाइमिन जो हो गया विटामिन B1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो बायोटिन जो हम लोग बोलेंगे, ये विटामिन क्या होगा, B7 हो जाएगा, ठीक है। और राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 हो जाएगा। कौन सा होगा, B2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपसे एक सवाल ये भी बनाया जा सकता है कि किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, ठीक है। तो आज अगर देखिएगा जो आपका
विटामिन आपका कौन सा बी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो इसमें B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B5, 7, 9 और 12 होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं, और ये जल में क्या है, घुलनशील है। क्या है, ये जल में घुलनशील है, ठीक है। किस विटामिन का घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है, घावों को भरने वाला विटामिन, भरने वाला विटामिन, और ये आता है तो बताना ये विटामिन कौन सा है। तो विटामिन वो हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी, जिसे हम लोग कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और इसको भी आपको ध्यान रखना, किस विटामिन को राजा कि आप लोग क्या कहते हो, हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं, तो आपका विटामिन वो डी हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर आ जाए हार्मोन्स विटामिन किसे कहेंगे, विटामिन किसे कहेंगे, तो वो होगा आपका कौन सा, तो विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को कहते हैं। आगे चलिए, अगला है कुवैत की मुद्रा क्या है, कुवैती दिनार, कुवैती यूरो, डॉलर, पाउंड। देखिए, तो कुवैती क्या होगा, फिर दिनार हो जाएगा, ठीक है भाई। यूरो तो क्या है, यूरोप के देशों की मुद्रा है। डॉलर देखेंगे तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का है। पाउंड देखेंगे तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन का, ठीक है। कुछ अगर मुद्राओं की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की तो है पाउंड, यहाँ की क्या है, पाउंड। अगर जो इज़राइल की बात करता है, इजराइल की मुद्रा क्या है, ठीक है। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो बताएंगे न्यू शेकल, ठीक है। क्या है, न्यू शेकल, न्यू शेकल। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछता है फिलीपींस, ठीक है, कहाँ का, फिलीपींस देश हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मैक्सिको की बात कर लें, मैक्सिको की बात कर लें तो यहाँ की जो मुद्रा होगी वो होगी कौन सी, पीसो। कौन सी होगी, पीसो, ठीक है। अगर आप बात करेंगे पोलैंड की बात कर लें, ठीक है भाई, पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो पोलैंड की मुद्रा है जलोती, ठीक है, जबकि मुख्यालय राजधानी वारसा है। इसके अलावा देखिए, रूस की मुद्रा सभी को पता है, रूस की मुद्रा, देखिए रूस का मुद्रा क्या होगा, रूबल हो जाएगा, ठीक है, रूबल हो गया, ठीक है। जापान की मुद्रा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा क्या, येन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा। बाकी दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया की बात करें तो वान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वान होगा, ठीक है। तो ये मुद्राएं इनको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ऋग्वेद क्या है, वैदिक संस्कृति, भजनों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, हस्तशिल्प का संग्रह या इतिहास का संग्रह। तो ये जाहिर सी बात है कि ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत भजनों का क्या है, ये संग्रह है, ठीक है। तो जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, ठीक ना, ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, तो होर्त कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होत्री कहते हैं। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, हरिद्वार शहर डैश डैश नदी के तट पर स्थित है, हरिद्वार। तो हरिद्वार तो जाहिर सी बात है गंगा नदी किनारे है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में हो जाएगा, कहाँ पे, उत्तराखंड में हो जाएगा। और झेलम नदी के किनारे देखा जाएगा तो कौन, श्रीनगर, कौन सा है, श्रीनगर शहर बसा हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं झीलों की नगरी, श्रीनगर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, है नहीं। डल झील यहीं तो है श्रीनगर में, ठीक है, यहीं पे है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है,
अगला है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि क्या है। यानी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये कब से लेकर कब तक चली, ठीक है, ये कब से लेकर कब तक चली, 1976 से 81, 78 से 83, 74 से 1979 या 1975 से 1980। तो सही आंसर इसका क्या है, तो सही आंसर है 1974 से 1979 तक, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की ये क्या समय अवधि है, ठीक है। अब पांचवी पंचवर्षीय जो योजना है इसका जो उद्देश्य रखा गया, ये उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ठीक है। इसका उद्देश्य था क्या कि गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये था। और सबसे बेहतर सवाल ये बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में और किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसी पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया था कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये सवाल ध्यान रखिएगा, ये सवाल खूब आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे किसके, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसका जो मॉडल हमने लिया अपनाया कहाँ से, तो ये रूस से अपनाया, ठीक है। तो अगर सवाल कभी आ जाए ऐसे ध्यान रखना कि जो आपका पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है रूस से, यानी सोवियत संघ से लिया है, रूस से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पंचवर्षीय योजना वाला कहाँ का है, रूस का है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लिबर्टी यानी उदारता, समानता, न्याय, प्रावधान, ठीक है। तो जो आपके भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में ये कहीं नहीं लिखा है, प्रावधान शब्द कहीं उसका उल्लेख नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इन शब्दों का क्या है, वहाँ पे उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है। देखो प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया अमेरिका से। कहाँ से लिया है, तो प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो कह सकते हैं भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, प्रस्तावना की भाषा ली है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो देखो प्रस्तावना में आप देखेंगे तो प्रस्तावना में आप देखेंगे तो उसमें 3 प्रकार की कह सकते हैं समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में अगर सवाल हो कि प्रस्तावना में, ठीक है, 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता, और 3 प्रकार के, ठीक है, न्याय की बात की गई है, ठीक है। जैसे आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करी है, ठीक है, इसमें। और स्वतंत्रता जैसे अभिव्यक्ति है, ठीक है, आपके धर्म है, विश्वास है, ऐसे आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है क्या, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो भारतीय जो प्रस्तावना है ये शुरू कैसे होती है, तो ये होती है हम भारत के लोगों से, ठीक है, होता है हम भारत के लोग से ये प्रस्तावना क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है, ये प्रस्तावना शुरू होती है, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वर्ष में हाइडे स्पेसीज की लड़ाई आयोजित की गई थी, ठीक है। तो 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व या 167 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है 326
ईसा पूर्व, ठीक है। तो हाइडे स्पीसीज का जो लड़ाई है, हाइडे स्पीसीज की जो लड़ाई है, इसको हम लोग विस्तत्ता, ठीक है, क्या बोलते हैं, विस्तत्ता, विस्तत्ता की लड़ाई भी बोलते हैं। और ये जो हाइडे स्पीसीज की बात करते हैं, तो वैसे ये लड़ा किस नदी के किनारे गया था, क्योंकि देखो जो झेलम नदी है ना, झेलम नदी को यूनानी भाषा में, झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडे स्पेसिस बोला गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है ये कहाँ लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था झेलम नदी तट पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किसके बीच में, तो ये लड़ा गया था किसके बीच में, तो देखो सिकंदर व राजा पोरस, ठीक है, पोरस के बीच में हुआ। लेकिन पोरस, जो राजा पोरस थे पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र के, वो क्या हो गए, वो हो गए हार, ठीक है, वो गए हार, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि सिकंदर की सेना ने, अगर सवाल कई पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने, सिकंदर ने सेना ने किसको, तो व्यास नदी को, ठीक है, व्यास नदी को क्या पार करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक, मना कर दिया कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे और भारत पे आक्रमण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला आपका है कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है, जन्म, मित्रता, विवाह या मृत्यु, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, तो जन्म, क्या दर्शाता है, जन्म दर्शाता है। तो बौद्ध धर्म में लोटस यानी कि कमल और बुल मतलब हो गया क्या, साढ़, ठीक है, बुल मतलब क्या हो गया आपका, साढ़ हो गया। अब देखो मृत्यु किसको दर्शाएगा, महापरिनिर्वाण, आप कहते हैं ना, क्या होगा, महापरिनिर्वाण, ये किसको दर्शाता है, तो ये मृत्यु को दर्शाता है, ये किसको दर्शाएगा, मृत्यु को दर्शाएगा। इसके अलावा अगर घोड़ा की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, घोड़ा का होगा वो क्या होगा, गृह त्याग होगा, नहीं, अगर जो घोड़ा है तो उसका क्या है फिर, वो आपका गृह त्याग, क्या है, गृह त्याग, ठीक है, कौन सा है, गृह त्याग, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में जातक कथाएं क्या हैं, तो गौतम बुद्ध के जन्म की पूर्व की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं हैं, ठीक है। अगर आ जाएगा कि जातक कथा का संबंध किससे है, तो ये संबंध रखेगा बौद्ध धर्म से, कौन से रखेगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, विशिष्ट वृद्धि, स्वतंत्र विकास, आदर्श विकास, समावेशी विकास, ठीक है। तो ये देखो जो समावेशी विकास है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो समावेशी विकास है, ये कब अवधारणा कब आया था, तो ये ध्यान रखना जो आपकी क्या थी, 11वीं, ठीक है, ये जो आपकी 11वीं हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी खासकर ये जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है, ये आपसे ये आया था, ठीक है, समावेशी विकास, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अवधारणा, ठीक है। अगला है कि एफडीआई का विस्तार, ठीक है, एफडीआई का विस्तार क्या है, ऑप्शन है विदेशी व्यापारियों का निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पहल या भविष्य प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, मेटल, क्रस्ट या कोर या वायुमंडल, तो सही आंसर क्या है, क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, इससे हम लोग भू परपट्टी भी तो कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, भू परपट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आप ऐसे संरचना ऐसे देख सकते हैं, पृथ्वी की हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे एक काट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमने देखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके 3 पार्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, 3 पार्ट कर लेते हैं,
इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से। तो देखिए जो ये पर ऊपर वाला भाग है, ये वाला क्या है आपका, तो ये आपका क्रस्ट है, ये क्या आपका क्रस्ट है, और ये आपका मेटल है, ठीक है, मेटल है। इसका नीचे क्या आपका ये निफे है, ठीक है ना, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका कोर, जैसे आप कोर कहते हो, ठीक है, ये कोर हो जाएगा, क्या होगा, कोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि देखिए जो ये क्रस्ट वाला भाग होता है, यहाँ पे किन धातुओं की अधिकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिकता की बात करेंगे तो यहाँ पे होती है अधिकता किसकी, तो सियाल की। सियाल का मतलब होगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जो मेटल वाला भाग है यहाँ पे किसकी अधिकता पाई जाएगी, तो सीमा, किसका, सीमा, सीमा मतलब हो गया कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, कौन सा हो गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और यहाँ पे क्या होता है आपका निफे, ठीक है, निफे मतलब हो गया निकिल और फेरस, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस, ठीक है, निकिल और फेरस, ध्यान रखेंगे, निकिल और फेरस, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इस तरीके से देखेंगे तो इनाम होता है, पहले क्रस्ट होगा, फिर मेटल होगा, फिर कोर होगा। और देखेंगे कि क्रस्ट वाले भाग में क्या कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम होगा, मेटल वाले में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा, कोर वाले में निफे मतलब निकिल और लोहा होगा, ठीक है। जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट, इसकी जो मोटाई है वो महासागरों में इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई वो कम होगी, कितनी होगी, तो समथिंग क्या होगा 5 किलोमीटर हो सकती है, ठीक है। लेकिन महाद्वीपों पर, ठीक है, महाद्वीपों पर इसकी मोटाई कितनी हो जाती है, तो 30 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, कितनी, 30 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सल्फर का प्रतीक क्या है, सल्फर का प्रतीक क्या है, सपा, एस, सीनियर, शू। तो इसका क्या है, एस, यानी जो एस लिखते हैं, एस का मतलब ही क्या होता है, सल्फर होता है। ये क्या इसका प्रतीक है। जैसे आप लिखते हो, जैसे ए और जी लिखोगे तो ये किसका हो जाएगा, तो ये चांदी का हो जाएगा ना, चांदी का प्रतीक हो जाता है। जैसे आप अगर ए यू लिखते हो तो ये किसका प्रतीक हो जाता है, तो ये सोना का प्रतीक हो जाता है, किसका प्रतीक हो जाएगा, सोना का हो जाता है। ऐसे डब्ल्यू लिखते हो तो ये किसका हो जाएगा, टंग स्टन का हो जाता है, नहीं टंगस्टन का हो जाता है, ठीक है। अगर पी बी लिखते हैं, पी बी लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लेड का हो जाता है, लेड यानी कि शीशा का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, शीशा का हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो एक हम लोग बनाते हैं एस एन, तो ये किसका हो जाता है, टिन का हो जाता है, किसका, टिन का हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, सल्फर का प्रतीक क्या है, तो एस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत का विधि आयोग एक है वैधानिक निकाय, निजी निकाय, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, वेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित है या अधिग्रहित है। देखो इसका आपका सही क्या है, तो भारत का जो विधि आयोग है ना, ये आपका कैसा गैर, ये कैसा है, तो आपका गैर वैधानिक सलाहकार क्या है, निकाय है आपका, ठीक है। अब देखिएगा कि भारत में जो अगर देखा जाए पहला विधि आयोग की बात करें तो जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1833 वाला आया था, उसी के अंतर्गत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो देखेंगे कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ठीक है 1800 कब, तो 34 में, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, प्रथम या पहला क्या बनाया गया था, विधि आयोग बना था, ठीक है।
विधि आयोग बना था। ठीक है, ठीक। उसके अलावा देखिएगा, अभी वर्तमान में बात करें तो इस समय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं ऋतुराज अवस्थी। ये इनका क्या है, आपका नाम सुना होगा, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, वर्तमान समय में। ठीक है, तो वर्तमान में जो विधि आयोग हमारा है, वर्तमान में जो आपका विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, अभी इनकी नई नियुक्ति हुई है, 2-3 महीने पहले की बात करते हैं, तो वो है कौन आपके, तो ऋतुराज अवस्थी। ऋजुराज अवस्थी। ठीक है, ये हैं आपके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा। तो विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला देखिएगा, अगला आपका सवाल है कि चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, शतरंज से, फुटबॉल से या गोल्फ से। ठीक है, या फिर गोल्फ से। ठीक है, तो देखिए इसका जो चड्ढा कप संबंध किससे रखता है, तो ये कहेंगे इसका संबंध है किससे, तो बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन से। ठीक है, अच्छा, बैडमिंटन से अन्य अगर बात करें, ट्रॉफियों की बात करें, तो बैडमिंटन से ही संबंध रखता है कौन सा, तो एक होगा, आपने देखा होगा थॉमस कप। कौन सा है, थॉमस कप। तो जो थॉमस कप है, ये इसका संबंध किससे, ये पुरुषों की ट्रॉफी है। ठीक है, पुरुषों की है। एक आपको मिलेगा उबेर कप। ठीक है, एक कौन सा मिलेगा, तो उबेर कप मिलेगा, लेकिन ये क्या है, महिलाओं की ट्रॉफी है। बैडमिंटन में मिलता है, लेकिन ये महिलाओं की ट्रॉफी है। ठीक है, तो थॉमस कप, ठीक है, उबेर कप, ये भी बैडमिंटन से ही संदर्भ रखते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक आधिकारिक राज्य भाषा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, राज्य भाषा नहीं है। ठीक है, ये देखना यहाँ पर होना चाहिए था, क्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कर नहीं है। वो कौन सा, बोडो, पंजाबी, खंडेसी, असमिया। तो वो तो नहीं होगा, तो एक ही दिख रहा है इसमें, कौन सा, खंडेशी। ठीक है, ये राजकीय भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, बोडो राजकीय भाषा। देखो बोडो कहाँ चलता है, असम में चलता है, बोडो जनजाति बोलती है। पंजाबी पंजाब में चलता है, असमिया असम में चलता है। ठीक है, अब पता है कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, कौन सी, 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में कितनी, तो 22 क्या है, राजकीय भाषाएं हैं। क्या है, राजकीय भाषाएं हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, हिंदी भी एक राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भी क्या है, आपकी एक राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा है। ठीक है, तो हिंदी आप देखेंगे तो 8 पड़ोसी यूपी के राज्य और यूपी खुद का, तो 9 राज्यों की क्या राजकीय भाषा आप देखेंगे तो कौन सी है, हिंदी है। बाकी उसके अलावा हिंदी देखेंगे तो दिल्ली की भी क्या है, राजकीय भाषा है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ऐसे देखेंगे तो आप जम्मू कश्मीर में भी हिंदी, वहाँ तो 5 हालांकि राजकीय भाषाएं हैं। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। तो हिंदी क्या है, राजकीय भाषा की, न कि राष्ट्रीय भाषा है। आपको पता है कि कोई भी राष्ट्रीय भाषा हमारा नहीं है, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए अगर देखिएगा, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, तैराकी से या रग्बी से। ठीक है, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है तैराकी से। किस संबंध है, तैराकी से। ठीक है, एक सवाल आता है कि बटरफ्लाई जो वर्ड है वो किससे संबंधित है, तो वो तैराकी से संबंध रखता है। कौन सा, बटरफ्लाई। कौन सा है, बटरफ्लाइज, एक वर्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम या तलवार। ठीक है, तो देखिए इन्होंने शुरू किया था कौन सा, न्यू इंडिया। कौन सा शुरू किया था, न्यू इंडिया। लेकिन ये जो न्यू इंडिया जो पत्रिका थी ना, ये साप्ताहिक थी। कैसे थी, तो ये थी साप्ताहिक पत्रिका। कैसी थी, साप्ताहिक। लेकिन न्यू इंडिया एक और पत्रिका थी, लेकिन वो एनी बेसेंट की थी। ठीक है, न्यू इंडिया
एक पत्रिका है, लेकिन ये दैनिक थी, ये डेली निकलती थी, दैनिक थी। तो ये किसकी थी? तो ये थी एनी बेसेंट की। किसकी थी? एनी बेसेंट की। इनकी एक पत्रिका और भी थी, इनकी एक पत्रिका और भी थी। वो कौन सी थी? तो आपने को कॉमनवेल, ठीक है, कॉमनवेल। तो कॉमनवेल भी पत्रिका इन्हीं की है, ठीक है ना। तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की क्या है? पत्रिकाएं हैं, ठीक है। अब देखो नीचे ये जो तलवार है, ये तो ये किसकी पत्रिका है? ये तो मैडम भीखाजी कामा, ठीक है। ये कौन किसका है? तो मैडम भीखा जी कामा, ठीक है, ये है, ठीक है। और ये जर्मनी में रहती है, ठीक है ना। जर्मनी में ये रह के भारतीय स्वतंत्रता चाहती थी, ठीक है। तो ये जर्मनी से क्या करती थी? भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास करती थी, ठीक है। तो ये इनकी पत्रिका है, किसकी? तलवार, इन्हीं की है। वंदे मातरम देखेंगे तो जो ये वंदे मातरम है ये लाला लाजपत राय की है, ठीक है सर। किसकी है? तो ये लाला लाजपत राय की है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये किसकी है? तो आपकी लाला लाजपत राय की, ठीक है। और सुधारक की बात करें तो ये आपने नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक के सुना होगा। उनकी तो कई सारी आपने पत्रिका सुना होगा। जैसे उनका क्या था? एक था केसरी पत्रिका थी, वो मराठी, ठीक है, ठीक है। और ये पत्रिका जो है गोपाल गणेश आयकर की है, ठीक है। ये है गोपाल गणेश आगरकर की है, ठीक है, आगरकर की है, ठीक है। तो इन पत्रिकाओं को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब जल का पीएच से कम होगा। 5.6, 5.9, 5.8, 5.7, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है 5.6 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। तो जो आपका पीएच है, पीएच इसे आप लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे पता चलता है, इसे बोलूँगी क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की क्षमता क्या है, मात्रा कितनी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चलता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर जो ये 7 है, 7 से कम अगर पीएच वैल्यू आती है तो वो कैसा होगा? वो होगा अम्लीय, ठीक है। तो जितना पीएच वैल्यू कम होता जाएगा वो विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है तो वो कितना होगा? वो क्या होगा? तो वो होगा क्षारीय होगा। वो कैसा होगा? तो क्षारीय हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि हम लोग ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, ब्लड यानी कि रक्त की बात करते हैं। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू कितना होता है? तो होता है 7.4, यानी कि रक्त कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय होता है। दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश डैश कहलाता है। फेरा, फौना, पर्यावास या गुना, ठीक है। तो देखो इसका सही क्या आपका है? फौना, ठीक है, फौना। आपने सुना होगा फ्लोरा एंड फौना। क्या होगा? फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ऐसे आता है अगर आ जाए कि फ्लोरा एवं फौना, ठीक है। तो देखिए जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में फ्लोरा का मतलब होता है जीव से, यानी कि मिला के पशु जीव, पशु जीवन से संबंध रखता है, ठीक है ना। और जो फ्लोरा है ये वनस्पति, ठीक है, वनस्पति जीवन से क्या रखता है? संबंध रखता है, ठीक है। तो फ्लोरा होगा वनस्पति और फौना होगा पशु जीवन, ठीक है, पशु जीवन हो जाएगा। अगला देखिएगा, असम का राजकीय पक्षी क्या है? असम का राजकीय पक्षी क्या है? सफ़ेद पंखों वाला, लकड़ी का बखत, तोता, हंस, उल्लू। तो इसमें तो सही आंसर क्या है? तो वो तो अलग से दिख रहा है कि सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का क्या होगा? बतख होगा, ठीक है, लकड़ी का बतख होगा। अब देखिए असम के ध्यान रखिएगा, असम में ही देखेंगे तो असम में आपको क्या मिल जाएगा? माजुली द्वीप मिलेगा,
ठीक है, माजुली द्वीप मिलेगा। ठीक है, जो कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। ठीक है, ये नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा। बाकी उमानंदा भी द्वीप यहीं पे है। ठीक है, अगर आता है सवाल उमा नंदा द्वीप कहाँ है, तो ये भी क्या है, असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। ठीक है, उमानंदा द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अकरा, सियोल, काबुल या प्राग। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा आपका, काबुल। तो काबुल देखो एक क्या है, नदी भी है। काबुल क्या है, एक नदी है जो काबुल शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ भी। ठीक है, तो देखो ये अकरा जो है ये तो घाना की राजधानी है। अफ्रीका का देश है कौन सा, घाना। कौन सा है, घाना। तो ये यहाँ पर है। ठीक है, सियोल की बात करें तो ये तो दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगी। कहाँ की, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगी ये सियोल। ठीक है, और प्राग जो होगा वो चेक गणराज्य का हो जाएगा। ठीक है, चेक गणराज्य एक देश है यूरोप का, वहाँ का हो जाएगा। ठीक है, तो काबुल अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान की जो संसद है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं हम लोग, शोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, शोरा कहते हैं। और अफगानिस्तान देखेंगे तो अफीम की खेती के लिए फेमस है। क्या है, अफीम की खेती के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश 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 वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है। यानी कि जो पास की वस्तु है वो तो साफ दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। तो वस्तुओं को अलग नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये रहा कि लिखा है ना कि मतलब कौन सी वो बीमारी है, कौन सी आंख संबंधी बीमारी है वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। ठीक है, ये दूर हैं, अगर दो वस्तु हैं तो वो अलग अलग नहीं, वो एक ही साथ में दिखेगा। तो उससे कौन सी बीमारी है, क्या मोतियाबिंद है, क्या प्रेस बायोपिया है, या हाइपरमेट्रोपिया है। तो देखिएगा ये है मायोपिया। ठीक है, कौन सा, ये मायोपिया। यानी कि इसमें क्या होगा, ये खास कर होगा जो निकट दृष्टि दोष होगा ये होगा। ठीक है ना, आपने ऐसे पढ़ा होगा इस तरीके से। देखिएगा ये हमने पढ़ा दूना। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, दूना पढ़ा। ठीक है, तो अगर क्या है, दू से हो गया क्या, दूर दृष्टि दोष। क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो गया। तो दूर दृष्टि दोष अगर हो गया है तो फिर आपको अपने चश्मे में कौन सा लेंस की आवश्यकता है, तो वो से हो गया कौन सा, देखो भाई उत्तल। कौन सा हो गया, उत्तल। कौन सा हो गया, उत्तल लेंस। ठीक है, तो आप अपने चश्मे में क्या लगवाइए, उत्तल लेंस लगवाइए। ठीक है, क्या लगे, उत्तल लेंस लगेगी। यदि अगर क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष अगर होता है तो फिर उसके लिए आपको अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगवाना चाहिए, तो ये अ से हो गया अवतल। कौन सा हो गया, अवतल लेंस लगवाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष। क्या होगा, जरा दृष्टि दोष, उसमें दोनों लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष वाले में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिएगा एक आपका बड़ी अच्छा एक सवाल, बेहतर सवाल बनता है कि आँखों से अगर आज एक सवाल लिया जाए कि आँखों का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो वो होगा कॉर्निया। ठीक है ना, ठीक है, कॉर्निया को दान किया जाता है। यानी कि सवाल ये है आपके सामने कि
सवाल ये है कि आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, इन तो कौन से दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, कॉर्निया, ठीक है। एक ग्लूकोमा नामक रोग होता है जो ये आँखों से ही संबंधित है, ठीक है ना, आँखों से ही क्या है, संबंधित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं, गुजरात से, असम से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। तो आप जरा को बताओ कामाख्या देवी मंदिर है कहाँ पे, कामाख्या देवी मंदिर है कहाँ पे, तो कामाख्या देवी मंदिर तो असम में है। कहाँ पे, असम में। तो ये जो सांसद हैं ये यहीं के हैं, ये कहाँ पे हैं, यहीं के हैं। तो देखो, अब देखो असम में आपको मिलेगा जो एक है नीलांचल, ठीक है। नीलांचल क्या है, पर्वत है, और नीलांचल पर्वत पे ही क्या देखेंगे, तो यहाँ पे है कामाख्या देवी, क्या है यहाँ पे, मंदिर है, ठीक है, कामाख्या देवी। और इस कामाख्या देवी मंदिर में ही क्या लगता है आपका, अम्बुवाची मेला लगता है। क्या लगता है, अम्बुवाची मेला लगता है, ठीक है, अम्बुवाची मेला लगता है कहाँ पे, तो असम में, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, अगला ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, सत्याराजुआ, स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक तो भी पता है ये हैं। इसकी स्थापना कब किया था इन्होंने, तो 1828 में, ठीक है ना। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था, 1815 में इन्होंने ये किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आगे चलेंगे, अगला आपका सवाल है कि संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो एच.सी. मुखर्जी है ना, इनके बारे में एक बेहतर सवाल बनता है जो कि बहुत ही कम लोगों को ये पता है, क्या कि ये संविधान सभा के क्या थे, पहले उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा कि ये संविधान सभा के ये प्रथम, या फिर नॉर्मल भी बात कर लें तो संविधान सभा के प्रथम ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे। क्या थे, उपाध्यक्ष ये रहे थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। क्योंकि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन बाद में स्थायी कौन आ गए, परमानेंट कौन आ गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एच.सी. मुखर्जी ये क्या है, तो संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है, उपाध्यक्ष थे। अब देखिएगा संविधान सभा में जो जे.बी. कृपलानी है, जे.बी. कृपलानी है, पूरा नाम है क्या, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। क्या नाम है, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ठीक है। तो ये जो जे.बी. कृपलानी है, ये मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनी थी उसकी क्या थी, ये उपाध्यक्ष या उसकी समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार उप समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष ये थे, ठीक है। उसके अलावा जो के.एम. मुंशी हैं, तो के.एम. मुंशी जो व्यापार और विदेश जो समिति बनी थी, व्यापार समिति ये कह सकते हैं। तो ये कौन सी, जो खासकर जो व्यापार समिति के ये क्या थे, उसमें अध्यक्ष ये थे, ठीक है, उसमें क्या थे, अध्यक्ष थे। बाकी एच.सी. मुखर्जी आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक जो उप समिति है उसके अध्यक्ष थे ये, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल, पास्कल, हेनरी या न्यूटन। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो ये तो दिख ही रहा है, कौन सा है, जूल। बाकी पास्कल किसका है, तो पास्कल तो दाब का मात्रक है, किसका है, दाब का मात्रक है, ठीक है। तो उसके अलावा हेनरी की बात करें तो हेनरी जो है ये प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व का क्या है, इकाई है, प्रेरकत्व की क्या है, ये इकाई है। उसके अलावा न्यूटन, तो ये तो बल यानी कि फोर्स का क्या है, इकाई है, ठीक है, फोर्स यानी बल की क्या है, इकाई है, ठीक है। अगर देखिएगा बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12 जोड़े, 19 जोड़े, 14 जोड़े या 23 जोड़े। तो सही आंसर क्या है आपका, सही है आपका कितना, 19, ठीक है। तो 19 है तो 19 जोड़े है ना, तो संख्या में क्या आएगा, तो 19 गुना कितना हो जाएगा,
38, ठीक है 38। तो इस 38 में देखेंगे तो 36 तो होते हैं, वो तो ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम मतलब एक जैसे होंगे, क्या होंगे, एक जैसे होंगे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो उसमें, ठीक है। लेकिन जो दो होंगे, दो, तो ये आपके कैसे होंगे, ये आपके दो होंगे, ये आपके कह सकते हैं कि ये अलग होंगे, यानी कि इसे बोलते हैं सेक्स, कह सकते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं कि ये दो जो है वो आपके लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, लिंग का क्या निर्धारण करते हैं। या फिर कह सकते हैं ये दो को हम लोग क्या कह सकते हैं, यौन गुणसूत्र कह सकते हैं, यौन गुणसूत्र कह सकते हैं, ठीक है। बाकी 23 जोड़े तो क्या है, मनुष्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। 23 जोड़े क्या है, मनुष्य में पाए जाएंगे। अगला है राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी राज्यसभा में जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, ये संविधान में जो अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में इनकी क्या की गई है, व्याख्या की गई है। सवाल ये कह रहा है व्याख्या किस में की गई है, तो इसके लिए कौन सी होगी, तो दूसरी अनुसूची हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दूसरी अनुसूची हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में आपने देखा होगा क्या बोल रखा है उसमें। आगे देखिए, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो ये कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो जो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी में पाए जाते हैं क्या, तो रॉयल बंगाल टाइगर। अब वो कहाँ मिलेंगे, तो इसी मिलेंगे यहाँ में, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर ही देखेंगे तो यही क्या है, 1973 से एक हमारे क्या है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है। लेकिन आप देखेंगे 1973 से पहले शेर था, यानी कि लायन था। कौन था, शेर यानी कि लायन था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल को आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में ही आपको क्या मिलेगा, जलपाईगुड़ी, और एक कौन सा आपका है तो दार्जिलिंग। ये शहर आपको कहाँ मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। उसके अलावा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर सुना होगा, जिसे चिकन नेक कहते हैं, वो भी पश्चिम बंगाल में ही है। अगला है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण यानी टेक्सोनॉमी है, स्पर्मोलॉजी, ठीक है, ऊतक विज्ञान, नेत्र विज्ञान। तो इसमें सही आंसर क्या है, ऊतक विज्ञान नाम से लग रहा है। हिंदी में कहते हैं हिस्टोलॉजी, क्या बोलेंगे, तो हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, क्या होगा, स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी क्या है, तो कहेंगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू कहेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपके बीजों का क्या होता है, अध्ययन होता है, वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, दुलबीर सिंह, वीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या ज्ञानी जैल सिंह। तो देखो इसमें राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ये राष्ट्रपति रहे हैं भारत के पहले, कैसे, तो सिख, कौन रहे हैं, सिख रहे हैं, ठीक है, सिख राष्ट्रपति, ठीक। आगे आ जाइए, अगला विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो अब देखो जो एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा है, इसी गुफा में आप देखेंगे तो एक है क्या, कैलाश मंदिर, क्या है, कैलाश मंदिर इसी में, ठीक है, इसी में क्या है, कैलाश मंदिर। अगला है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है, 35 वर्ष, यानी कि आप 35 वर्ष के हो चुके हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में चुनाव लड़ने की उम्र क्या है, तो है आपका कितना, 25 वर्ष, कितना है, 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। अगला है नागालैंड की राजधानी कौन सी है, वोखा, बीकानेर, कोहिमा, तुएनसांग। तो इसमें एक ही राजधानी दिख रही है, वो है कौन सा, कोहिमा। कौन सी है, कोहिमा। अब देखिएगा जो नागालैंड की स्थापना, अगर नागालैंड जो राज्य आपका, नागालैंड स्थापना की बात करते हैं तो ये कब होगा, 1 दिसंबर 1963। कब होगा, 1 दिसंबर 1963, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 दिसंबर 1963 की स्थापना होती है, किसकी, नागालैंड की होती है। अब देखो नागालैंड में सवाल ये बन सकता है कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नागालैंड की क्या है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है माउंट सारामती।
तो जो नागा पहाड़ियाँ हैं ना, नागा पहाड़ियाँ, तो नागा पहाड़ियों पे है माउंट सारामती, ठीक है, माउंट सारामती स्थित है। नागालैंड में ही बड़ी फेमस है कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हालांकि हॉर्नबिल क्या है, पक्षी है, हॉर्नबिल क्या है, पक्षी है, हॉर्नबिल क्या है, पक्षी है। देखिएगा, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है, अमीर खुसरो को, चंद्रबोस को, नागार्जुन को या चंगेज खां को, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, नागार्जुन। तो नागार्जुन अगर बात करें कौन है, तो ये बौद्ध अनुयायी हैं, ठीक है, अनुयायी हैं, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, अनुयायी हैं। तो इन्होंने ही, नागार्जुन ने क्या, माध्यमिक सूत्र सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या दिया था, E बराबर mc², तो यही अवधारणा पहले किसने दिया है, नागार्जुन ने दिया है। तो ये ध्यान रखिए, माध्यमिक सूत्र सिद्धांत किसने दिया, नागार्जुन ने दिया। कौन है, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। अमीर खुसरो की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो को तबला, सितार, कव्वाली, तराना, ठीक है, पहेलियाँ, इन सब के जनक माना जाता है। खड़ी बोली का भी जनक माना जाता है, किसे, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कौन है, तो ये यूपी के, देखेंगे ये यूपी के जो एटा जिला से अलग हुआ है कासगंज, तो कासगंज में एक जगह पड़ता है कौन सा, पटियाली, वहाँ पे क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम क्या है, तो निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, इन दोनों लोगों का मकबरा जो है वो नई दिल्ली में पड़ोस में पास में है, ठीक है। तो ये अमीर खुसरो, आपने देखा होगा कि ये सबसे अधिक सुल्तानों का काल देखने वाले क्या हैं, ये कवि हैं या दरबारी कवि हैं, ठीक है। तो इन्होंने 7 सुल्तानों का क्या देखा है, 7 सुल्तानों का इन्होंने दरबार देखा है, ठीक है ना, या रहे हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, ये सभी। अगला है कि डल झील किस शहर में स्थित है, त्रिवेंद्रम, जयपुर, नई दिल्ली या श्रीनगर। तो डल झील कहाँ पे है, तो डल झील है श्रीनगर में, ठीक है। तो डल झील को हम लोग क्या कहते हैं, श्रीनगर का मुकुट भी कहते हैं। देखिएगा, डल झील को श्रीनगर का क्या बोलते हैं, मुकुट या गहना कहते हैं। क्या बोलते हैं, गहना कहते हैं। क्या बोलेंगे, तो गहना कहेंगे, ठीक है। तो जो डच झील है, जो डच लिखा हुआ डल, ये क्या हो गया आपका, डल झील को श्रीनगर का मुकुट या गहना कहते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। तो डल झील वो है जहाँ पे सबसे पहले तैरता हुआ SBI ने अपना ATM लगाया था। कौन सा लगाया था, अब देखो डल झील में ही, ये देखो जो आपका क्या है ना, ये डल झील है, डल झील में ही आप देखेंगे तो हाउस बोट, कौन सा, हाउस बोट व शिकारा। शिकारा क्या है, शिकारा एक प्रकार की नाव ही है, ठीक है, शिकारा, ठीक है, चलते हैं, ठीक है, शिकारा चलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, तो डल झील में ही, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना भाई, डल झील। अगला देखो, अगला है आपका कि वर्तमान समय में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है। तो श्रीमती सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, श्री नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे श्री नितिन जयराम गडकरी, ठीक है ना, ये हो जाएंगे आपके श्री नितिन जयराम गडकरी। तो वर्तमान समय ये है, ठीक है। चलिए, सड़क बनाने का निर्माण आपने सुना होगा, किसका काम है, तो वो है भारत में सड़क निर्माण कौन करता है, तो NHAI करता है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में क्या करता है, ये भारत में करता है हाईवे का निर्माण। लेकिन अगर जो क्या हो, सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हाईवे है, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो आपका हाईवे का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है, उसका नाम आप देखेंगे तो सीमा सड़क संगठन है, यानी कि उसका क्या है, BRO है। कौन सा है, BRO है, ठीक है ना, कौन सा है, BRO है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है,
तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना BRO ये क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करती है ये। अगला देखिएगा, अगला है 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन ये है कि एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा होगा, CH3OOH2 COOH, यानी कि CH3COOH, CH2COOH, CH3COOH2, ठीक है। इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है कौन सा? दूसरा, यानी कि CH3COOH। इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके आज के क्या हो गए? 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, ठीक है ना, जो आप लास्ट टाइम आए हुए थे। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर और भी तैयारी बेहतर कर सकते हैं RPF कांस्टेबल के लिए और SI के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।